ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 7 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले के 2-3 पार्ट्स को तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर सभी टर्म्स को अच्छे प्रकार से पढ़ाया गया है। यदि आप उन टर्म्स को नहीं जानते हैं तो फिर आप इमेज फॉर्मेशन को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अलग अलग पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह एक बेस है जिसके द्वारा आप आगे सारे न्यूमेरिकल को बना सकते हैं और साथ ही साथ इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं तो फिर लेंस भी आपको बहुत आसान पड़ेगा पढ़ने में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको इसको स्टेप वाइज बताते चला जाता हूँ, तो आप देखें स्टेप वाइज इसको सीखते जाएं। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको हर एक टर्म्स को यहाँ समझाया है, किस प्रकार से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और ऑब्जेक्ट से कुछ रेज पास कराए जाते हैं। उस रेज पास कराने पर यह रेज जो है सो कहीं पर कटते हैं या कटते हुए प्रतीत होते हैं और इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे किसी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज है और यहाँ पर यह रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है। तो कुल मिला के आपको ये जो 6 दिख रहे हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन, इनको सिर्फ समझना ही नहीं है बल्कि इसको याद भी करना है। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ आपको जो भी लेंस है उससे भी बहुत सारे लेंस को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और एक और ख़ास बात, इसी का उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसकी जानकारी आपको ना हो, यदि ये आपको पोजीशंस याद ना हो, तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। तो मुख्य चीज़ जो कि इसमें याद करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुख्य चीज़ इसमें याद करना है पोजीशन को, कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। सबसे पहला यही आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट आपने कहाँ कहाँ रखा है और उसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसका इमेज फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसका ये है F और ये क्या है C और ये इन्फिनिटी है, इधर बहुत दूरी पे क्या है इसका इन्फिनिटी। तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, और फिर कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी और C के बीच में रखते हैं। तो इन्फिनिटी और C के बीच में कहने का मतलब हो गया कि इन्फिनिटी और C के बीच में कहीं भी, मिडिल यहाँ पे वर्ड हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि हम लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटी और C के बिटवीन कहीं भी रख सकते हैं आप। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो हम लोगों को C पर रखना है। इसके बाद C और F के बिटवीन में, मतलब कहीं भी आप रख सकते हैं। इसके बाद रखना है F पर और इसके बाद रखना है आपको F और P के। तो आप देख सकते हैं यही सब पोजीशन मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। तो यह देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। दूसरा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और C के बीच में, मतलब इसके इन बिटवीन। तो आप देख सकते हैं C और इन्फिनिटी के यहाँ बीच में रखा हुआ है। मिडिल में नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे कि इन बिटवीन रखा हुआ है। इसी को हम लोग बियॉन्ड से भी पढ़ते हैं। इसके बाद कहाँ रखना है, C पर रखना है। इसके बाद कहाँ रखना है, C और F के बीच में रखना है। इसके बाद कहाँ रखना है, F पर। तो आप देख सकते हैं F पे रखा गया है और इसके बाद F और P के बीच में कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट का पोजीशन। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन याद कर लेना है। यदि आपने ऑब्जेक्ट का पोजीशन याद कर लिया तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट को इन अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बढ़ते हैं इन्फिनिटी पे। तो आप देखें कि जब इन्फिनिटी पे रखा गया है तो F पे बन रहा है। ध्यान से इसी को देखना भी है और आपको समझना भी है कि यदि इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इमेज कहाँ बन रहा है, F पे। और जब इन्फिनिटी और C के बिटवीन में रखा गया है तो आप देख सकते हैं तो ये F और C के बीच में बन रहा है। फिर आप देखें कि यदि C पर रखा गया है तो कहाँ बन रहा है, C पर। और फिर ऑब्जेक्ट को यदि C और F के बिटवीन में रखेंगे तो यह C के बाद बन रहा है। फिर आप F पर रखेंगे तो यह क्या बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है।
तो यहाँ तक पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या हुआ, यदि आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो बनता है एफ पर, फिर आप इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो ये बनता है सी और एफ के बीच में। बीच कहने का मतलब हो गया बिटवीन में। यदि आपने सी पे रखा है तो क्या बनता है, सी पे। इसका मतलब ये जो पोजीशन आपको याद है, तो आप देखेंगे कि एक स्टेप आप इधर बढ़ते हैं तो जो इमेज है वह एक स्टेप इधर बढ़ता है, फिर आप एक स्टेप इधर बढ़ते हैं तो इमेज एक स्टेप क्या होता है, इधर बढ़ता है। फिर आप एक स्टेप ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो इमेज इधर बढ़ता है, फिर आप ऑब्जेक्ट को एक स्टेप इधर रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा। इस प्रकार से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो एफ पर आप इसको एक स्टेप आगे लाएंगे तो यहाँ देखें एक स्टेप ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो एफ और सी के बीच में आ जाएगा। अब यदि आप इसको एक स्टेप ले आए आगे सी पर तो ये भी एक स्टेप आगे आ जाएगा सी पर। तो यदि आपने सी पर रखा है तो ये सी पे बनेगा। यदि एक स्टेप आप आगे आ जाए यानी कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा यानी कि सी ऑफ इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इस प्रकार हो रहा है। चलिए अब एक स्टेप और आगे आ जाए आप, मतलब एफ पर रखेंगे तो वाजिब है कि ये एक स्टेप इधर चला जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही बन रहा है। यहाँ तक इस पैटर्न पे आप इसको याद कर सकते हैं, आपको याद करके ही रखना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यही एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको स्पेशल याद करना है कि यदि आप एफ और पी के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर ये बनेगा, और ये बिहाइंड मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इस प्रकार से ये मिरर के पीछे इमेज बनता है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया, आपको पोजीशन याद करके रखना है, कैसे रेज पास कराने हैं, किस प्रकार से ये कट रही है। तो मैंने पहले की वीडियो में आपको पूरा डिटेल समझाया है। लेकिन पोजीशन यदि आपको याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो जो इमेज बन रहा है उसका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यदि हम लोग इसको इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बहुत छोटा साइज में बनता है। फिर इसको आगे की ओर लाते हैं, मतलब आप देख सकते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो आप देखेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह सी और एफ के बीच में बनेगा तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन जब आप सी पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल साइज का बनेगा। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे इमेज का साइज धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे उदाहरण में बता रहा हूँ, यदि आप एक स्टेप इसको इधर लाएंगे तो यह एक स्टेप इधर बनेगा लेकिन ये बड़ा बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा इमेज बन रहा है। फिर आप इसको एफ पर लाएंगे और ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे तो और बड़ा इमेज बनेगा। देखिए बहुत बड़ा इमेज यहाँ पर बन रहा है। यहाँ तक अलग से याद करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एफ और पी के बीच में बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज इसके बिहाइंड बनेगा, ये भी बड़ा ही इमेज बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। तो अब आप इस चार्ट को आसानी से कर सकते हैं। इन्फिनिटी पे रखा गया है तो देख सकते हैं यहाँ कहाँ बनता है, एफ पर, और बहुत छोटा साइज का बनता है। रियल और इन्वर्टेड यहाँ तक क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड जैसे मैंने आपको बताया है। और लास्ट में एक जगह पर कहाँ बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, बताइए, एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में मैं बार बार बता रहा हूँ कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। बीच में कहने का मतलब है बिटवीन, बीच में मिडिल आप ना समझें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब ये आपको सारी बातें याद हो गई होंगी, और यदि आपको याद नहीं हुआ है तो आप इसे प्लीज़ रिवाइज करिए, एक बार दो बार आपको याद हो जाएगा। इसको याद नहीं करना है आपको डायग्राम देख के याद करना है, और जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको यह ज़रूर याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोजीशन याद हो गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि कोई भी डायग्राम आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इन सभी में यह बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ हम लोगों को कॉन्केव मिरर पढ़ना है। इसके पहले ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी इसी डायग्राम से रिलेटेड था, कोई खास एक्टिविटी नहीं है। फिगर 10.7 आप देख सकते हैं, इसी को आपको याद करना है। मैंने आपको जैसे बताया है फिजिक्स के लाइट चैप्टर का एक्टिविटी कोई खास मायने नहीं रखता, इससे कोई एग्ज़ाम में प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने बताया बस आपको यही याद करके रखना है। यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर्स।
कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? टॉर्चेज में। आपने देखा होगा किस प्रकार से टॉर्च में बल्ब लगा होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइट को पैरेलल बीम प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सर्च लाइट में यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। दे आर ऑफ्टन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो यहाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार यह बच्चे गलत कर देते हैं। शेविंग मिरर में आपको लगता है कि प्लेन मिरर का यूज़ होता है, लेकिन शेविंग मिरर में बेसिकली प्लेन मिरर का यूज़ नहीं होता, बल्कि कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ of patients. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. तो सोलर फर्नेस हो गया, या फिर डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर होता है वहाँ भी हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिरर है जिसका हम जिनके बहुत ज़्यादा उपयोग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।